ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 78 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे जो कि द एटमॉस्फेयर उसका नाम है। तो आज हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। आज हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक आपके पास पेज नंबर है 129 और यूनिक नोट्स में आपके पास पेज नंबर है 130। ये सब बच्चों के पास होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में ये है, वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन एटमॉस्फेयर, हाउ इट इज़ डिप्लीटिंग एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट्स डिप्लीशन। ये मतलब उसमें डिस्कस करेंगे। और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टॉपिक का जो नेम है दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। जी बेटा, पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ओजोन के बारे में कि व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन क्या है। और फिर हम उसी से आगे चलेंगे, व्हाट इज़ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ है ये भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओजोन लेयर का फ़ायदा क्या है, हाउ इज़ ओजोन लेयर बेनिफिशियल फॉर अस, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी हम डिप्लीशन डिस्कस करेंगे। बेटा, अगर हम बात करें ओजोन की, जस्ट ओजोन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ओजोन, इसका फार्मूला होता है बेटा O3। ओजोन एक मॉलिक्यूल है, इसको O3, इसको हम लिखते क्या है बेटा कि ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ओजोन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओजोन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है इसमें, तो हम इसको बोलते हैं ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है। ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 3 एटम है। जिसमें 3 एटम होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये बनता कैसे है, ये बेटा बनता है बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम। O2 इसको बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसको हम डाई एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ये इसकी फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो आपस में इनका केमिकल रिएक्शन होता है। व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन दे फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल O3। ये ओजोन, ये गैस है। ओजोन एक गैस है बेटा, ऑक्सीजन भी गैस है, ओजोन भी गैस है। तो ये गैसियस फॉर्म में डायटोमिक ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं कि ओजोन इज़ फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम। जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। और ये कहाँ पर बन रही होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये आपको पता है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में कहाँ पे इसकी एसोसिएशन होती है, इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के मिड में, स्ट्रेटोस्फीयर के मिड में।
जो मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर है ना, वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, ओजोन गैस, ओजोन के मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। उसके बाद ये तो बात हो गई ओजोन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज़ ओजोन, तो आपने ये बताना है कि ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या इट इज़ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल formed by association of oxygen molecule and oxygen atom in the mid of stratosphere। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम जब मिलेंगे मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में तो ओजोन बनेगी। उसके बाद मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ओजोन लेयर। अब हम बात करेंगे कि ओजोन लेयर फिर क्या है। वो तो जस्ट हमने ओजोन के बारे में पढ़ा है ना, ओजोन गैस के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, कि ओजोन लेयर क्या है। बेटा आपको पता होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन तो मौजूद है। वो कहते हैं इसी तरीके से कुछ क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी क्या है, ओजोन की भी मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की क्वांटिटी भी कुछ ना कुछ मौजूद है, बेशक स्मॉल क्वांटिटी है। यानी हम कहते हैं कि ओजोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। हम ये बात करते हैं ओजोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, बट इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर ओजोन की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, ओजोन की जहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी, ओजोन की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन O3, जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, ओजोन लेयर। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोन लेयर। यानी ओजोन की बात की जाए तो वो एक गैस है, वो हमारे थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर थोड़ी बहुत क्वांटिटी, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, लेकिन जहाँ पर इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है बेटा, वो अर्थ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, इतने किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 25 यानी ज़मीन से 25 से 30 किलोमीटर तकरीबन क्या है, ये दूर है। वहाँ पर ओजोन की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। और फिर आपको पता है ये अर्थ सरफेस से 25 से 30 किलोमीटर तक दूर है। इसका फ़ायदा क्या है आपको पता है, इसका मेन एडवांटेज, हाउ इज़ ओजोन लेयर बेनिफिशियल फॉर अस, इसका फंक्शन क्या है मेन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो मेन फंक्शन है या मेन रोल है, यानी ओजोन लेयर का जो एडवांटेज है, हाउ इज़ ओजोन लेयर बेनिफिशियल फॉर अस, उसका फ़ायदा, उसका फंक्शन बेटा क्या होता है कि जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनको यूवी रेडिएशन बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको क्या करती है, इसका फंक्शन ये होता है कि उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सन से आ रही हैं उनको फिल्टर करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं, कमिंग फ्रॉम द सन, जो रेडिएशन सन से आ रही होती हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यानी इस लेयर ने हमारी अर्थ को क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये प्रोटेक्टर के तौर पे एक्ट कर रही है, लाइक अ शील्ड। शील्ड का मतलब होता है रोकना। कैसे, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यानी हमारे पास इफ सपोज कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, द अर्थ, हमारी अर्थ से कितने डिस्टेंस पे, 25 to 30 किलोमीटर पे एक लेयर है
लाइक दिस चीज़ मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास लेयर है, दिस इज ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर है, ठीक है। सपोज दिस इज ओजोन लेयर। देखिए इस ओजोन लेयर ने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारी अर्थ को ऊपर लाइक अ शील्ड। और ये कितने डिस्टेंस पे है ये भी आपको पता है, अबाउट यहाँ से अर्थ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है जी, यहाँ से 25 to 30 किलोमीटर, यहाँ तक 25 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यहाँ से इतना डिस्टेंस पे एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ओजोन लेयर। यहाँ पर ओजोन गैस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की यहाँ पे, इसको हमने ओजोन लेयर का नाम दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं कहाँ से, सन से, ये सन है सपोज, जो सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, बहुत हार्मफुल होती हैं। ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हार्मफुल पार्ट होगा उसका रेडिएशंस का, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। हार्मफुल रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो उसका लेस हार्मफुल पार्ट होगा, जो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा, वो अर्थ तक पहुँचेगा। यानी मैं कहता हूँ इसको कि अब यहाँ हार्मफुल रेडिएशंस इधर, जो उसका लेस हार्मफुल पार्ट है वो अर्थ तक पहुँचेगा। ये हार्मफुल रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो सन से आ रही होती हैं। ये जो लेस हार्मफुल पार्ट है यानी हार्मलेस रेडिएशंस वो अर्थ तक पहुंचती हैं। इसका ये फ़ायदा है, क्यों, अगर वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ तक पहुँचे तो क्या हो सकता है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। इट वुड कॉजेज स्किन कैंसर। वो कहते हैं कि डायरेक्ट ये रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अगर डायरेक्ट यूवी रेडिएशन होती हैं, ये डायरेक्ट अगर अर्थ तक पहुँचें तो क्या होगा, ये स्किन कैंसर हो सकती है। इट वुड कॉजेज स्किन कैंसर। समझ आ गई बात की, इससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इसी वजह से इट वुड कॉज स्किन कैंसर कि अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पर एक लेयर बना दी है जो कि अर्थ से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर है। इसने अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारे पूरे ग्लोब को क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, लाइक अ शील्ड। जैसे शील्ड होती है कोई, उसने प्रोटेक्शन की हुई है कि जितनी भी रेडिएशन सन से आएंगी, हार्मफुल रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, उनको फिल्टर कर लेगी। ये नेचुरल तौर पे फिल्टर है, एक नेचुरल फिल्टर अल्लाह ताला ने लगा दिया है कि हार्मफुल पार्ट रेडिएशंस का वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो लेस हार्मफुल पार्ट होता है, लेस हार्म पार्ट होता है, यानी हार्मलेस पार्ट, वो रेडिएशन वो अर्थ तक पहुंचती हैं, जो कि हमारे लिए डेंजरस नहीं होती। ये उसका फ़ायदा है, ठीक है, होगी बात। तो ये हम कह सकते हैं, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, आप कह सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी हमें ये उससे प्रोटेक्ट करती है। या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, आप कहेंगे इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, ये उसको एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, तो अब इस दौरान क्या होगा, जब वो हार्मफुल रेडिएशंस इस लेयर के ऊपर पड़ेंगी तो क्या होगा, तो जो करें। अब इसको हम इसी टॉपिक को मैं आगे लेके चलता हूँ जी। अब बेटा वहाँ पर जब हार्मफुल रेडिएशंस पड़ रही होती हैं, किसके ऊपर, हार्मफुल रेडिएशंस ओजोन लेयर के ऊपर, ओजोन लेयर उनको एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब ओजोन, जाहिर सी बात है, वो हार्मफुल रेडिएशन ओजोन की लेयर जब उसको एब्जॉर्ब करेगी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो क्या होगा, जाहिर है जो अपर पार्ट होगा, ये वाला ओजोन लेयर का अपर पार्ट होगा, ओजोन के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या करते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है, वो क्या करते हैं, ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, जब उसके ऊपर, आपको पता है, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था जब हमने पोर्शन पढ़ा था स्ट्रेटोस्फीयर का, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। जब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ओजोन के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा, ये ओजोन का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है इनटू डाई एटॉमिक ऑक्सीजन एंड मोनोटॉमिक ऑक्सीजन।
यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन एटम में ये डिकम्पोज हो जाएगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, हाई एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। तो इसीलिए डेंजरस होती हैं, तो उस वजह से वो ओजोन के मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाता है। और ये मोनोटॉमिक ऑक्सीजन हमने डिस्कस भी किया था, बहुत सारे ये रिएक्टिव होता है, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेबल है जबकि ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन एटम रिएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये प्रोसेस भी हो रहा होता है और हमने ये भी डिस्कस किया था, ये मॉलिक्यूल जब मिड ऑफ द ओजोन लेयर आते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कुछ कम होता है, वहाँ पर ये मॉलिक्यूल दोबारा से क्या हो जाते हैं, एसोसिएट होके क्या बना लेते हैं, O3, दोबारा से क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। यानी ये प्रोसेस जारी रहता है, डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन का प्रोसेस जारी रहता है, डिकम्पोजिशन भी होती रहती है, फॉर्मेशन भी। तो हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ड्यू टू सनलाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन हो रही है वो दोबारा उतनी ही फॉर्मेशन भी हो जाती है। यानी हम कहते हैं ओजोन की जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन गैस की ओजोन लेयर में, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, टूटते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं, ठीक है। यानी सनलाइट की वजह से ओजोन लेयर जितनी डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, उतनी बन भी जाती है, ये प्रोसेस जारी रहता है। इसी तरह सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये जो मैंने आपको बताया है ऑक्सीजन एटम है, रिएक्टिव एटम है, सम टाइम ये एटम भी ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है क्योंकि ये रिएक्टिव होता है। कैसे, यानी इसी ओजोन मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं किसी ऑक्सीजन एटम का रिएक्शन कराऊं, क्योंकि बहुत सारे जब सनलाइट पड़ रही होती है तो यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में बन रहे होते हैं, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा बन रही होती है। तो जब वो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एटम एक जाकर ओजोन मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करता है, टकराता है उससे, तो सम टाइम इसको भी तोड़ देता है, इसको भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, O2 में। कैसे, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 3 इधर थे, एक ये है, कितने हो गए, 4। यानी जब ये ऑक्सीजन एटम रिएक्टिव है, जब ये जाएगा उसको तोड़कर उसके क्या कर देगा, 2 मॉलिक्यूल बना देगा। 3 इधर है ऑक्सीजन के एटम, एक इधर है 4, यहाँ पर 2 लगा दें, 2 2 4। यानी ओजोन मॉलिक्यूल टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ये प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा होता है और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर ऑक्सीजन एटम से मिलकर क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। ये प्रोसेस जारी रहता है। यानी डिकम्पोजिशन ओजोन की होती है, उसमें से मोनोटॉमिक ऑक्सीजन बनता है, ये मोनोटॉमिक और डायटॉमिक दोबारा मिलके भी ओजोन बना लेते हैं। सम टाइम ये ओजोन का जो एटम है, मैंने बताया ये रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव एटम जो है ये जाकर भी सम टाइम ओजोन मॉलिक्यूल को स्ट्राइक कर देना, हालांकि उसका अपना ही एटम है, ये उसी से मैच करता है, वो भी ऑक्सीजन है, वो भी ऑक्सीजन है। वो ये रिएक्टिव स्पीड से जब जाता है O3 से स्ट्राइक करता है तो O3 टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2O2, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। यानी कन्वर्जन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये भी होती रहती है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं नेचुरल तौर पे ड्यू टू सनलाइट। तो ओजोन की जो अमाउंट है वो क्या रहती है, नियरली कांस्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। यानी हम कह सकते हैं कि सनलाइट की वजह से ओजोन लेयर डैमेज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है फिर जो ओजोन को डैमेज कर रही है, जो ओजोन को डिप्लीट कर रही है, डिप्लीशन। अब हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की कि डिप्लीशन क्या है। बेटा डिप्लीशन का मतलब होता है कि उसकी थिकनेस का रिड्यूस हो जाना। यानी थिकनेस अगर रिड्यूस हो जाए, ओजोन लेयर की अगर थिकनेस क्या हो जाए, रिड्यूस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है थिकनेस का रिड्यूस हो जाना, टू रिड्यूस द थिकनेस। थिकनेस क्या हो जाती है, रिड्यूस। अगर थिकनेस, किसकी थिकनेस, ओजोन लेयर की, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर अगर वो रिड्यूस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओजोन डिप्लीशन। हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन होना शुरू हो गई, ओजोन ख़त्म होना शुरू हो गई है, कि उसकी लेयर जो है उसमें से अब क्या हो गया, उसकी थिकनेस पहले से कम होना शुरू हो गई है। तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर अगर रिड्यूस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओजोन डिप्लीशन।
ये कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है? ज़्यादातर रोल बेटा इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, और आजकल बहुत ज़्यादा जो ओजोन की डिप्लीशन हो रही है, मेजर जो इशू है वो किस वजह से हो रही है? दैट इज़ ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रही है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? इसका सिंबल होता है CF, कैपिटल C फिर स्मॉल s, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये उसका आप कह सकते हैं कि सिंबल है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बेटा आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं एयर कंडीशनर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके अलावा एरोसोल स्प्रे का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उनमें क्या होते हैं? उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या कहते हैं? इसका फार्मूला भी बता देता हूँ। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जाकर ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डैमेज। इसका फार्मूला होता है बेटा CFCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी इसको नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। ये कार्बन अपने 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, ये देखिए क्लोरीन 3 तो क्लोरीन आ जाएंगे, एक बचेगा फ्लोरीन, F से फ्लोरीन। ये तो इसको अगर इकट्ठा करके लिखें तो हम क्या लिख देते हैं? CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका फार्मूला क्या होगा? CFCl3। इसको लिखते हैं ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये उसका फार्मूला है। वो कहते हैं ये जाकर डैमेज करते हैं किसको? ओजोन को। कैसे डैमेज करते हैं उसके मैकेनिज्म को समझते हैं ज़रा जी। अब इसको मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये बात। वो कहते हैं ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से ये जो निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जाहिर सी बात है इनमें इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये लीक होकर डायरेक्ट पहुँचते हैं कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते हैं जहाँ पर ओजोन लेयर है, वहाँ पहुँचते हैं। जब स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में पहुँचते हैं तो क्या होता है वहाँ पे? अब देखिएगा, मैंने अभी बताई आपको बात कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसको हम लिखते हैं CFCs, और इसका फार्मूला क्या होता है? ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCl3। ये देखिए, कहते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? आप सुनिएगा। अब सपोज मैं एक बात बताता हूँ आपको, यानी ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इसका नाम है ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखिए CFCl3। ये जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेंगे क्या होगा? जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेंगे जाहिर सी बात है वहाँ पर सनलाइट भी होगी, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती हैं। कहाँ से? सन से। जब सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस मॉलिक्यूल पे पड़ती हैं तो ये मॉलिक्यूल टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? इसकी डिकम्पोजिशन होती है इस तरीके से, CFCl2 के 2 क्लोरीन रह जाते हैं, एक क्लोरीन का एटम अलहदा हो जाता है। सनलाइट पड़ने से मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये इसके ऊपर मैंने देखिए लगा दिया फ्री रेडिकल। आपको पता है फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल। सिंबल के ऊपर हम डॉट लगा दें तो, क्योंकि इसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्यों? क्लोरीन के पास पहले क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट था, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। उसने एक अपना किसके साथ डिस्कस किया हुआ था, किसके साथ उसने अपना वो शेयर किया हुआ था इलेक्ट्रॉन? किसके साथ? कार्बन के साथ। अब जब वो सनलाइट पड़ेगी तो वो टूट जाएगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके पास वैसे भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक उसने पहले शेयर किया हुआ था कार्बन के साथ। जब डिकम्पोज होगा तो अपना वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया जिसको हम बोलेंगे क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसा है जो कि बॉन्डेड नहीं है, इसको बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? अब इसके पास वही 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 आपको पता है इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑड नंबर है। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि
बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। उसको हम रेडिकल का साइन लगा देते हैं, सिंबल लगा देते हैं कि क्या, उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया ताकि पता चल जाए कि ये क्या है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल जी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं, सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये करते हैं क्या, जाहिर सी बात है स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, तो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो ये उसको डैमेज करते हैं। कैसे डैमेज करते हैं वो ज़रा समझते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं जी। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जैसे ही पहुंचता है ओजोन लेयर में, ओजोन मॉलिक्यूल्स के पास, तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्लोरीन का फ्री रेडिकल जाकर ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे ही उसके साथ स्ट्राइक करेगा, उसका एक ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन गैस में, O2 में, और उसका एक ऑक्सीजन अपने साथ मिला लेगा रिएक्शन करके थोड़ी देर के लिए। ये ऑक्सीक्लोराइड, इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीक्लोराइड। OCl डॉट लगा दिया, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड इसको कह सकते हैं, OCl डॉट, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल था, वहाँ से उसका एक ऑक्सीजन अपने साथ मिला लेगा और क्या बन गया, ऑक्सीक्लोराइड रेडिकल। ये थोड़ी देर के लिए बनता है, जैसे ही वो रिएक्शन करेगा थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही वहाँ से उसको ऑक्सीजन को अलग करेगा, सनलाइट तो पड़ रही होती है कॉन्स्टेंटली, जैसे ही सनलाइट पड़ रही होती है, ये थोड़ी ही देर में दोबारा डिकम्पोज हो जाएगा। यही ऑक्सीक्लोराइड फ़ौरन दोबारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब जब डिकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन को भी अलग कर देगा और ख़ुद अलग होकर आगे चल पड़ेगा और आगे जाकर दूसरे मॉलिक्यूल को डैमेज करेगा। यानी इसका काम ही यही है। अब जब इसको अलग करेगा, अब जाहिर है ये तो फ्री रेडिकल था, अब उसने ऑक्सीजन को भी फ्री रेडिकल बना दिया। क्यों, ऑक्सीजन के पास भी अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ आ गई बात की, उसके बाद भी अनपेयर्ड है। उसने ऑक्सीजन ने पहले बॉन्ड बनाया हुआ था किसके साथ, O3, आपस में एटम मिले हुए थे, अब वो अलहदा हो गया। जब अलहदा हो गया तो हम कहेंगे ऑक्सीजन भी एक किस्म का फ्री रेडिकल बन गया, ऑक्सीजन के भी फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। यानी खुद तो फ्री रेडिकल था ही, ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को साथ ले जाता है, ऑक्सीक्लोराइड बनाता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद फिर उसको डिसोसिएट कर देता है, उसको भी रेडिकल बना के आगे चल पड़ता है और फिर आगे जाकर फिर यही तबाही मचाएगा। इसी तरह करते करते लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल डैमेज करता है। लाखों एटम, लाखों मॉलिक्यूल्स ओजोन के, उनको तबाह करता है। ये इतना डेंजरस है ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसी तरह ये करता रहेगा, आगे जाकर फिर वही काम करेगा, फिर एक और रेडिकल ऑक्सीजन का बनाएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ से गुजरता जाएगा वहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनाता जाएगा। जिस ओजोन से स्ट्राइक करता जाएगा, इसी रिएक्शन के ज़रिए ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बनाता जाएगा। फिर क्या होगा, ये तो चलता जाएगा आगे, तबाही मचाता जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बचेंगे ये फिर आपस में आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस बनाना शुरू कर देंगे। तो कोई से दो ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल होंगे, यानी पहले एक था, इसी तरह वो एक और फ्री रेडिकल भी बनाएगा और भी बनाएगा, बहुत सारे बनाता जाएगा। तो जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होंगे वो आपस में मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेंगे। यानी अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, ओजोन गैस को तोड़कर किस गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन गैस में। तो अब सोचें कि मैक्सिमम जो ओजोन होती है हमारी लेयर के अंदर, अब वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, ऑक्सीजन गैस में। अब जब ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी तो जाहिर है हम ऑक्सीजन गैस तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यानी ओजोन हर मॉलिक्यूल की अपनी एक नेचर होती है, ये नेचुरल फिनोमिना है कि जो O3 होगा सिर्फ वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, वही हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकेगा। अगर O3 सारी की सारी ऑक्सीजन गैस में उधर ही स्ट्रेटोस्फीयर में कन्वर्ट हो जाए, सारी ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाए, तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा ये हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, याद रखना। आप ये मत सोचें है तो ऑक्सीजन नहीं,
भाई ऑक्सीजन की नेचर और है, ओजोन की नेचर और है, फॉर्मेशन में फ़र्क है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, हम ये कह सकते हैं। कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन तो दोनों की चेंज है। इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ओजोन में 3 एटम है। जब एटम्स कंपोजिशन क्या हो गई, डिफरेंट, ठीक है। ऑक्सीजन गैस ये और चीज़ है, ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, हम उसको सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, हम इनहेल करते हैं, जबकि हम ओजोन को इनहेल थोड़ी कर सकते हैं, ओजोन को हम इनहेल भी नहीं कर सकते। और ओजोन गैस की बात की जाए तो ये तो एक पोलोटेंट है, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ओजोन गैस के फॉर्म में, गैस की फॉर्म में पोलोटेंट है। नो डाउट कि लेयर बनी हुई है, लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है, लेयर की हद तक ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इधर आसपास हमारे आ जाए ओजोन और कि हम कहेंगे हम सांस ले सकेंगे, इट विल बी टू डिफ़िकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए फिर डेंजरस होता है। खैर, मेरी बात करने का मतलब ये है कि ये ओजोन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा किस में, ऑक्सीजन गैस में। अब ऑक्सीजन गैस जो होगी वो तो इतना ज़्यादा इसको नहीं हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती जितना कि ओजोन करती है। तो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ओजोन टूटना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह करते करते ओजोन की जो थिकनेस है वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। तो इट कॉजेज ओजोन होल। अब इसी तरीके से जब ये बनना शुरू हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि ओजोन होल, इसको हम ओजोन होल बोलेंगे, ओजोन होल, यानी हम कहेंगे ओजोन डिप्लीशन होना शुरू हो गई। यानी सपोज मैं यहाँ से समझाता हूँ, इसी तरह जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाएंगे, डैमेज करेंगे, कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रीजन है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाके डैमेज करेंगे तो इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वो पार्ट, ये उसकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए, जहाँ पर ओजोन की थिकनेस, लेयर की थिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी तो वहाँ से तो जो रेडिएशन होंगी वो डायरेक्ट हम तक पहुँचेंगी। यहाँ से जो आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होंगी वो तो डायरेक्ट हम तक पहुँचेंगी, वो तो ये डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम तक पहुँचेंगी, जिससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होंगी। ये देखिए, क्योंकि इस जहाँ से थिकनेस होना शुरू हो जाएगी वहाँ से हार्मफुल रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ तक पहुँचेंगी, जिससे क्या होगा, हम कहते हैं कि ओजोन होल क्रिएट हो गया। ओजोन होल का मतलब यही होता है कि जहाँ से ओजोन लेयर में थिकनेस उसकी रिड्यूस हो जाए, ओजोन की लेयर में कमी आना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं ओजोन होल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, डिप्लेट्स होना शुरू हो जाती है। द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लेट्स, द रीजन इन विच ओजोन डिप्लेट्स इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, और इसको बोलते हैं हम ओजोन होल। ये ओजोन होल, थिकनेस कम हो जाना तो ओजोन डिप्लीशन है, लेकिन जैसे जैसे डिप्लीशन ज़्यादा होती जाएगी हम कहते हैं ओजोन होल बढ़ रहा है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट हम तक पहुंचती है और हमारे लिए बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो इसके फिर जब वो हम तक डायरेक्ट पहुंचेगी, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक डायरेक्ट पहुंचेंगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसाइल आएंगे। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स डिस्कस करते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ओजोन डिप्लीशन के, अगर ओजोन होल बन जाए तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं जी। इसके इफ़ेक्ट्स बुक पेज नंबर 130 है टेक्स्ट बुक का, सारे बच्चे ज़रा जाएँ, ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। बाकी समझा मैंने, सारा प्रोसेस दिया है, जब आपने उसको रीड करना है जी। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन में क्या है, नंबर 1 इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे लिए कैसे डेंजरस है। आप इसकी हेडिंग में बना सकते हैं स्किन कैंसर, कि इट कॉजेज स्किन कैंसर। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर ये रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचेंगी तो क्या होगा, इट कॉजेज स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। क्यों, ये बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। जब हमारे बॉडी के ऊपर गिरेंगी तो हमारी स्किन में से भी पेनिट्रेट कर जाती हैं, हमारी स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करती हैं और हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, एंड इट कॉजेज स्किन कैंसर जी। नंबर 1 डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन टू रीच द अर्थ दैट कैन बी कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। Number 2,
इसका क्या बनाएंगे, हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं बेटा इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़, इससे अगर ये डायरेक्ट पहुंचेगी, स्किन कैंसर के अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ेज हो सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेज कॉज करती है बहुत ज़्यादा जी। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज कौन कौन सी होंगी, डिक्रीज्ड ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज़ेज लाइक मलेरिया, है, मलेरिया वगैरह, जो मलेरिया कॉज करने वाले, आप कह सकते हैं जो मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है, या आप कह सकते हैं जिस वजह से मलेरिया फैलता है, उसके जो आप कह सकते हैं कि सोर्स है मलेरिया क्रिएट करने का, मलेरिया बढ़ाने का, आमतौर पर जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, उसकी ग्रोथ, उसका सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मलेरिया तेज़ी से फैलेगा लोगों में जी। यानी मलेरिया के फैलने की वजह यही है कि इन्फेक्शन, क्यों, जब सनलाइट डायरेक्ट पहुंचेगी तो जो मलेरिया कॉज करने वाला आप कह सकते हैं पैरासाइट है, या मलेरिया कॉज करने वाला जो भी एजेंट है जो मलेरिया कॉज करता है, वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेगा, उसकी जो आप कह सकते हैं कि लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी और उसकी जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिससे मलेरिया फैलने लगेगा जी। नंबर 3, इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिस्टर्बिंग द फूड चेन। इसकी हेडिंग बना सकते हैं आप, डिस्टर्बिंग द फूड चेन। डिस्टर्बिंग फूड चेन साइकिल बेटा वो भी डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बिंग द फूड चेन, हाँ जी, फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिस्टर्बिंग द फूड चेन, इसमें फूड चेन, जो फूड चेन साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देगा। नंबर 4, हाँ जी, किसको चेंज करेगा, चेंज द विंड पैटर्न्स, विंड पैटर्न को भी चेंज करेगा, चेंज द विंड पैटर्न, विंड पैटर्न को चेंज करेगा, क्लाइमेट चेंज आएगा जी। इट कैन चेंज द विंड पैटर्न्स रिजल्टिंग इन द क्लाइमेट चेंजेस all over the world, especially Asia and Pacific will be the most affected regions facing climate induced migration of people crisis। ज़्यादातर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होगा, जहाँ पर ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये मसाइल ज़्यादा होंगे। बाकी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन के ऊपर भी बताया गया है कि ओजोन होल कहाँ पे जो है आप कह सकते हैं नोटिस किया गया। देखिए इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन के बिल्कुल ऊपर 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, उनको मैं रीड कर देता हूँ। साइंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन वर फर्स्ट नोटिस्ड ओवर एंटार्क्टिका इन 1980s। ये MCQs भी आ सकता है। सिंस 1990s डिप्लीशन हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड ओवर द आर्कटिक एज वेल। वहाँ पर भी ये डिस्कवर हुआ, ये MCQs आ सकता है। बाकी पेज नंबर 120 पे ये डायग्राम में भी समझा दिया है उन्होंने। बाकी मैंने सारी बातें आपको क्वेश्चन वाइज समझा दी हैं कि ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है, क्यों होती है। मेजर इसका जो इशू है वो क्या है, द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। बेटा प्रिवेंशन का बिल्कुल साफ तरीकाकार है, नोट्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि क्या करना चाहिए हमें, कि एरोसोल स्प्रे वगैरह को कम से कम यूज़ करें और उनको प्रॉपरली डिस्पोज करें, जिससे उनको डिस्पोज ऑफ करने का हक है सही तरीके से। ऐसी जगह पर उनको डिस्पोज ऑफ करें कि प्रॉपरली, कि वो उनका इफेक्ट कोई हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो। दूसरी बात क्या किया जाए, यानी कि जो हार्मफुल गैसेस रेफ्रिजरेटर्स से निकल रही होती हैं, कोशिश की जाए कि ऐसी गैसेस यूज़ की जाएं जो कि जाके हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज ना करें। रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से जो गैसेस इमिट होती हैं, हार्मफुल गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बजाय कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाएं जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए डेंजरस ना हो। ये स्टेप्स करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाए। तो ये जानने की बातें थी बेटा, तो आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। बहुत इजी टॉपिक था आज का हमारा, आपने इसको तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।